नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से को समझने जा रहे हैं जिसे संविधान का दिल कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की। देखिए, आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आना ही आना है। तो चलिए, बिना कोई देर किए सीधे शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये अधिकार आखिर हैं क्या और हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि अधिकार और मौलिक अधिकार में फ़र्क क्या है। देखिए, अधिकार यानी राइट्स वो दावे हैं जो समाज हमें देता है ताकि हमारा विकास हो सके। लेकिन मौलिक अधिकार ये कुछ खास हैं। ये वो अधिकार हैं जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं और जो देश में राजनीतिक लोकतंत्र की नींव रखते हैं। इनका सीधा साधा मकसद ये है कि देश में किसी एक इंसान की मनमानी ना चले बल्कि कानून का राज चले। ये सरकार पर एक लगाम की तरह काम करते हैं ताकि वो तानाशाही ना बन जाएं। मौलिक अधिकारों की असली आत्मा को समझना है तो हमें जस्टिस भगवती के इस एक वाक्य को समझना होगा। ये मेनका गांधी केस जो 1978 में हुआ था, उसमें कहा गया था। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये अधिकार सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, बल्कि ये हर एक व्यक्ति की गरिमा यानी उसकी डिग्निटी की रक्षा करने के लिए है। ये एक ऐसा माहौल बनाने के लिए है जहां हर इंसान पूरी तरह से अपना विकास कर सके। एग्जाम में ये सवाल सीधा आता है कि मौलिक अधिकारों का मूल उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं ये आए कहाँ से? क्या हमारे संविधान बनाने वालों ने बस एक दिन बैठ के इन्हें लिख दिया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके पीछे एक बहुत लंबा इतिहास है, एक लंबा संघर्ष है जिसकी जड़ें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। चलिए इस दिलचस्प सफर को समझते हैं। देखिए, अधिकारों की ये कहानी शुरू होती है 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से। इसे दुनिया का पहला लिखित अधिकार पत्र माना जाता है। फिर 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई और 1791 में अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स आया, जिसने इस विचार को और मजबूत किया। भारत में इसकी मांग सबसे पहले 1918 में कांग्रेस के बॉम्बे सेशन में उठी। फिर 1928 की नेहरू रिपोर्ट में इसका एक पूरा ढांचा तैयार किया गया और आखिरकार 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाली समिति ने इसे हमारे संविधान के लिए अंतिम रूप दिया। तो इतिहास तो हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे संविधान में इन मौलिक अधिकारों को कैसे बांटा गया है और इनका नेचर यानी इनकी प्रकृति क्या है। अच्छा, एक बहुत ही सीधा और सिंपल सवाल जो हर दूसरे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बताइए, आज के समय में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? क्या आप जानते हैं? इसका जवाब है 6। जी हाँ, ये हैं वो 6 मौलिक अधिकार जो हमारा संविधान हमें गारंटी देता है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और सबसे आखिर में इन सभी अधिकारों का रक्षक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात पर ध्यान दीजिए। जब संविधान बना था तब 7 अधिकार थे, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया। इस पॉइंट पर स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत पूछा जाता है। अब एक सवाल मन में आता है, ये जो मौलिक अधिकार हमें मिले हैं, ये किसके खिलाफ मिले हैं? तो इसका जवाब है राज्य के खिलाफ। और अनुच्छेद 12 हमें यही बताता है कि आखिर ये राज्य है क्या। देखिए, इसमें सिर्फ केंद्र या राज्य की सरकारें ही नहीं आती। इसमें संसद, विधानसभाएं, आपकी नगरपालिका, पंचायत, यहाँ तक कि एलआईसी और ओएनजीसी जैसी सरकारी कंपनियां भी राज्य की परिभाषा में शामिल हैं। मतलब हर वो संस्था जो सरकार के कंट्रोल में है। अनुच्छेद 13 को आप मौलिक अधिकारों का सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हैं। ये बहुत पावरफुल है। ये कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो आज़ादी से पहले का हो या बाद में बना हो, अगर वो मौलिक अधिकारों को कम करता है या छीनता है तो वो कानून उस हद तक शून्य यानी रद्द माना जाएगा। और इसी अनुच्छेद से हमारी अदालतों को न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति मिलती है। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और एक एक करके इन 6 मौलिक अधिकारों का पोस्टमार्टम करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले और सबसे बुनियादी अधिकार से, समता के अधिकार से। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की जान है। इसके 2 हिस्से हैं और दोनों से ही परीक्षा में सवाल बनते हैं। पहला है विधि के समक्ष समता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। दूसरा है विधियों का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जो हमने अमेरिकी संविधान से लिया है।
ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है कि एक जैसी परिस्थिति में लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। ये अनुच्छेद साफ कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता। ये 5 आधार रट लीजिए: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान। आप इसे RRCSP से याद रख सकते हैं: रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन हाँ, इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे राज्य महिलाओं, बच्चों या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष कानून बना सकता है, जिसे हम आरक्षण के रूप में देखते हैं। समानता के अधिकार को और पक्का करते हैं ये अगले 3 अनुच्छेद। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका देने की बात करता है। अनुच्छेद 17 तो एक सामाजिक क्रांति है। ये अस्पृश्यता यानी छुआछूत को जड़ से खत्म करता है और इसे एक कानूनी अपराध बनाता है। और अनुच्छेद 18 राय बहादुर या महाराजा जैसी उपाधियों को खत्म करता है, ताकि कानून की नज़र में कोई बड़ा छोटा ना रहे। हाँ, सीना और शिक्षा से जुड़े सम्मान दिए जा सकते हैं। अब आते हैं हम सबके पसंदीदा अधिकार पर, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 हमें 6 तरह की आज़ादी देता है, जैसे बोलने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, पूरे देश में कहीं भी आने जाने और बसने की आज़ादी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये आज़ादी अनलिमिटेड नहीं है। आज़ादी का मतलब मनमानी नहीं होता। इसीलिए देश की सुरक्षा और एकता को ध्यान में रखते हुए सरकार इन पर युक्ति युक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अनुच्छेद 20 हमें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर कुछ सुरक्षा देता है। पर अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों का राजा कहा है: प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि इज्जत और गरिमा के साथ जीना है। इसी एक अनुच्छेद की वजह से हमें निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी जैसे कई अधिकार मिले हैं। बाद में 86वें संशोधन से अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को भी मौलिक अधिकार बना दिया गया। और अनुच्छेद 22 हमें गैरकानूनी गिरफ्तारी से बचाता। चलिए अब बाकी के अधिकारों पर एक नजर डालते हैं। अनुच्छेद 23 और 24 हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं, मतलब ये मानव तस्करी और बाल मजदूरी जैसी चीजों पर रोक लगाते हैं। अनुच्छेद 25 से 28 तक हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, मतलब हर किसी को अपना धर्म मानने और उसका प्रचार करने की आज़ादी है। और आखिर में अनुच्छेद 29 और 30 ये सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हैं, जो खासकर अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति बचाने और अपने शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार देते हैं। अब हम आ गए हैं छठे और शायद सबसे जरूरी मौलिक अधिकार पर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32। खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि सोचिए, अगर आपके अधिकार कोई छीन ले और आप कुछ कर ही ना पाए, तो ऐसे अधिकारों का क्या फायदा? ये अनुच्छेद उन्हीं अधिकारों को बचाने का हथियार है। तो अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह के रिट जारी करता है। ये नाम सुनने में मुश्किल लगते, पर काम बहुत सीधा है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी को गलत तरीके से हिरासत में लिया है, तो उसे कोर्ट के सामने पेश करो। दूसरा, परमादेश। किसी सरकारी अफसर को उसका काम करने का आदेश देना। तीसरा, प्रतिषेध। निचली अदालत को उसकी हद से बाहर जाने से रोकना। चौथा, उत्प्रेषण। किसी केस को निचली अदालत से ऊपर की अदालत में मंगवाना। और पांचवां, अधिकार पृच्छा। ये पूछना कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से किसी सरकारी पद पर बैठा है। चलिए अब इस चैप्टर के बिल्कुल आखिरी हिस्से में चलते हैं और मौलिक अधिकारों से जुड़ी कुछ खास बातों को भी समझ लेते हैं, जहां से अक्सर सवाल बन जाते हैं। ये टेबल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। वो कौन से हैं? ये 5 नंबर अपने दिमाग में बैठा लीजिए: 15, 16, 19, 29 और 30। मैं फिर से दोहराती हूँ, 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ हमारे लिए हैं। बाकी के जो अधिकार हैं, जैसे अनुच्छेद 14, 20, 21, वो भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों को मिलते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा उठता है, क्या हमारी संसद मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है? इस सवाल का जवाब हमें मिला 1974 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ, संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि संसद संविधान के मूलभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। मतलब आप घर में रंग रोगन कर सकते हैं, पर घर की नींव नहीं हिला सकते। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, ये सब हमारी नींव है। एक और बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल, क्या हमारे ये मौलिक अधिकार कभी हमसे छीने जा सकते हैं? क्या इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है? आप क्या सोचते हैं? इसका जवाब है हाँ,
लेकिन सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में। जब अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी लगती है, तब मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में दी गई जो 6 स्वतंत्रताएं हैं, वो तो अपने आप सस्पेंड हो जाती हैं। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, इसे ध्यान से सुनिए, अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये वो दो सुपर हीरो हैं जिन्हें कोई नहीं छू सकता। ये सवाल न जाने कितनी बार परीक्षाओं में आ चुका। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि मौलिक अधिकार हमारे लोकतंत्र की चट्टान है, उसकी नींव है। ये हमें एक व्यक्ति के तौर पर आज़ादी और सम्मान देते हैं, लेकिन साथ ही समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का भी एहसास कराते हैं। असल में ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन है। उम्मीद है कि इस सेशन से आपको मौलिक अधिकारों को समझने में काफी मदद मिली होगी। अपनी तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद।